हेलो फ्रेंड, जेपीएससी के हमने अभी तक झारखंड का पूरा कवर कर लिया है। जो भी झारखंड का हिस्ट्री जो है जेपीएससी के लिए, ये हमने पूरा पार्ट वाइज मैप, माइंड मैप के थ्रू हमने उसको पूरा कवर कर लिया है। अब जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखेंगे आज। पहले ही हमने कहा था, लेकिन इससे पहले एक ये कंडीशन है कि आपने अगर पहले का जो हिस्ट्री का है हमने पार्ट वाइज निकाला है 3-4 पार्ट्स में, उसमें सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। उसमें हमने पूरा हिस्ट्री कवर किया, वो भी काफ़ी कम समय में, ठीक है। वो माइंड मैप के थ्रू हमने वो उसको पूरा कवर किया है ताकि हमें आसानी से याद रहे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जो पॉइंट है वो भी कवर हो जाए और कम टाइम पे हमें फिर से रिवीजन भी हो जाए। वो किया है आज, वो जिन्होंने देख लिया है वो आज अगर करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उनको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है क्वेश्चन या कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी ठीक है, पर वो करेंगे तो वो पहले का जो लेक्चर प्लस ये ऑब्जेक्टिव दोनों मिल करके आपका ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है यहाँ पे, आज स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, इसका आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया है। इसमें झारखंड को महाभारत में पुंडरीक नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये व्याख्या, पुंडरीक नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिण में, ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में है ये झारखंड, और बिहार के दक्षिण में, जैसे पहले बोला, ये झारखंड को साउथ बिहार के नाम से भी जाना जाता था। और पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, उड़ीसा के उत्तर में है, और छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित जो है पठार, इस भूमि हिस्से को झारखंड नाम से जाना जाता है अभी। लेकिन ये महाभारत के टाइम के दिग्विजय महोत्सव में झारखंड को, दिग्विजय पर्व भी कहते हैं, दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश से, ये है पुंडरीक देश, ठीक है, ये पुंडरीक देश से, पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। इस किताब में इस क्षेत्र में क्या एनिमल लैंड भी कहा गया है, ठीक है। इस किताब में इसमें एनिमल लैंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है तो वो होगा अपना दोस्तों, वो होगा पुंडरीक देश से। जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारे यहाँ पे दे दिया है। और आपने अगर पहले लेक्चर देखा होगा वीडियो हिस्ट्री का जो हमने पार्ट वाइज किया है, उसमें आपको ये सब याद होगा। ये सब हमने करवाया है उसमें, ठीक है, कम टाइम पे काफ़ी अच्छे से करवाया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड राज्य को क्या संबोधित किया गया, ठीक है, क्या मतलब किस नाम से संबोधित किया गया। तो अब ये देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, खोखरा, कोकरा, नारीखंड, नागभूम। तो इसमें आईने अकबरी में झारखंड का जो है इसमें कोकरा के नाम से किया गया, ठीक है। ये आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा के नाम से किया गया, कोकरा के नाम से किया, जबकि तुजु के जहांगीरी में किस नाम से किया गया, खोखरा नाम से किया गया। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहले जो आईने अकबरी है जो अकबर के समय पे लिखा गया था, उसमें झारखंड को कोकरा कहा जाता था, और तुजु के जहांगीरी जो है, जो जहांगीरी के टाइम पे जो लिखा गया था उसमें खोखरा कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें का इसमें खा का अंतर है, ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए विकल्पों को सही मिलान कीजिए। क्या दिया है, कुकुटलाड, नारीखंड और कीचिंगला, कायला और मूडल। ये किसमें, कौन सा किसमें है, ये हम अपना आज देख लेते हैं। इसका जितना इन्फॉर्मेशन है ये सारा हम आज देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये जो यात्री थे, ये कौन से चीनी यात्री थे, चीनी यात्री फायान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या क्या है, ये पोल्ट्री बालक शब्द का प्रयोग किया है। मतलब ये कुकुटलाट का इसने कहा है, ठीक है, कुकुटलाट नाम से कहा है शब्द। और प्राचीन काल में संथाल परगना को नारीखंड के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि संथाल परगना को ये नारीखंड के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लीजिएगा। और ये ह्यूंगसेंग जो आए थे, ह्यूंगसेंग वो ची किंग काई ला के रूप से संबोधित किया है। किसको, ये राजमहल एरिया को, यहाँ पे राज छूट गया, ये राजमहल एरिया को की चिंग काई ला के रूप में संबोधित किया गया है। और टोलेमी जो थे, टोलेमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से जाना गया, ठीक है, मुंडल कहा गया है। ये सब जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि अपने पूरा होलिस्टिकली पूरा हिस्ट्री को यहाँ पे कवर किया। इसके बाद भी जितना भी शासन है
शासन व्यवस्था अलग से करूँगा, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी है वो सब हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? ये देखिए, इसमें कौन से ग्रंथ में झारखंड कहा गया है, इसका देख लीजिए आंसर। इसका आंसर होगा ये अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा में झारखंड कहा गया, अकबरनामा में झारखंड कहा गया। अबुल फजल के अकबरनामा जो है उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या गया, क्या है, अकबरनामा में झारखंड कहा गया है छोटा नागपुर क्षेत्र को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक का शिलालेख में छोटा नागपुर का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा, पिछली बार जब हमने टॉपिक जो कवर किया है हिस्ट्री का, उसमें हमने बार बार इस पर जोर दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पिछले के एग्ज़ामों में ये रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर होगा ये अताबी, अताबी या आठवीं भी होता है। ठीक है, आठवीं या अताबी के नाम से जाना जाता है झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र को, अशोक के शिलालेख जितना है उसमें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन याद देख ले, अताबी या आठवीं भी होता है, फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों कि दोनों भी हो सकता है। छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में अताबी के नाम से किया गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अशोक के कितने शिलालेख में किया गया, ये होगा आपका 13वें शिलालेख में किया गया। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, ये इसमें कलिंग से सटी जनजाति को धम्म का अभ्यास कराना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कलिंग से सटे जनजाति को, मतलब झारखंड में रहने वाले जनजाति जो धम्म नीति लाए थे अशोक, उसका क्या करना चाहिए, अभ्यास इन लोगों को भी करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे उनका नाम जो मेंशन किया है वो आठवीं या अतावी नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध धर्म के स्थलों को छोटा नागपुर क्षेत्र में किसने नष्ट किया? किसने नष्ट किया देख लेते हैं। धर्मपाल, समुद्रगुप्त, शशांक, अशोक। तो इसका आंसर होगा ये शशांक ने किया। ठीक है, शशांक जो थे ये शिव भक्त थे। ठीक है, ये शिव भक्त थे। ये जब आए तो ये जितना भी जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म के जो जितने भी मंदिर थे या धर्मस्थल थे सबको नष्ट करना शुरू कर दिया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। शशांक, इसका आंसर शशांक होगा। जो है गौड़ राजा थे, ये गौड़ राजा बंगाल के शासक थे शशांक। ये पेपर 1 में पूछा सकता है, ये पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है कि ये शशांक जो थे ये कौन से वंश के थे। ये तो गौड़ वंश के शासक थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी शक्ति से बिहार और वर्तमान उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र से बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए जुल्म की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये काफ़ी कठोर नीति अपनाया था बौद्ध धर्म को खात्मा करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटा दिया था। अगर आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोध गया का जो बोधि वृक्ष थे, जिनके जो बौद्ध इनके लिए पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, उनको इन्होंने कटवा दिया था। ठीक है, जिसके तहत भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बौद्ध जो पेड़ थे उनके नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को पता ही है, तो उनको इन्होंने कटवा दिया था। इसी तरह झारखंड में जितने भी धर्म स्थल थे इनका बौद्ध का, तो इन्होंने उन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बौद्ध चैत्यों को ध्वस्त करना और ध्वस्त करके हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म स्थलों का नष्ट करके उसमें मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो उसका आंसर होगा शशांक ने करवाया। ठीक है, शशांक कहाँ थे, एक गौड़ राज के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के प्राचीन राजवंशों के भूभाग मतलब क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। पहला है छोटा नागपुर के नागवंश, दूसरा पलामू का रक्सेल, तीसरा है सिंहभूम का चेरो और चौथा है सिंहभूम का सिंह होगा, ये सिंहभूम का। ठीक है, सिंह। तो ये जो है ये ग सही नहीं है, मतलब क्या नहीं, सिंहभूम के जो है ये चेरो ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो मुंडियों के प्राचीन काल थे जो है ना, ये झारखंड क्षेत्र का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, मुंडाओं ने होगा, ये मुंडाओं ने होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। ये मुंडाओं ने प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र का निर्माण का कार्य शुरू किया। तो क्वेश्चन आता है कि किसने शुरू किया झारखंड निर्माण का कार्य, तो होगा मुंडाओं ने। बाद में छोटा नागपुर का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम क्षेत्र का चेर वंश और ये अन्य राजवंश सिंह बहुत फेमस थे। ठीक है, ये जो चेरो क्षेत्र का चेरो वंश होगा, ये सिंहभूम का सिंह वंश होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा है, ये छोटा नागपुर का कौन सा नागवंश और पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश थे। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड को किस क्षेत्र में रक्षेल राजवंश की शासन का स्थापित हुआ? किस में हुआ है? इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले सिंहभूम, पलामू, राजमहल उत्तर और रामगढ़। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा पलामू। ठीक है, पलामू में उसका शासन स्थापित हुआ। अब ये देख लेते हैं थोड़ा स्पष्टीकरण। प्रारंभिक अवधि में पलामू क्षेत्र में रक्षेल वंश का शासन था। ठीक है, प्रारंभिक में जो शुरुआती दौर में पलामू में किसका था? ये रक्षेल वंश का शासन था। इसके ये रोहतासगढ़ होते हुए राजपूताना क्षेत्र से पलामू पहुंची थी। कहाँ से पहुंचे थे? रोहतासगढ़ होते हुए राजपूताना क्षेत्र जो थे, राजपूत राज करते थे, वहाँ से ये पलामू में ये पहुंचे थे। वे खुद को राजपूत कहते थे। रक्षेलों का शासन लंबे समय तक चला, लेकिन बाद में चेरों ने उन्हें उखाड़ फेंका। अगर क्वेश्चन ये आता है कि रक्षेल को, जो पलामू के रक्षेल थे, उनको किन्होंने पराजित किया या किन्होंने उखाड़ फेंका, तो उसका आंसर होगा चेरों ने किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूँ दोस्तों वही क्वेश्चन पूछे, इसलिए जो ये एनालिसिस है, जो डिस्कशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये पूरा जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि इस बार कटअप बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि लगभग 4 लाख के आसपास लड़के जो है स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई किया है, इसलिए इस बार कटअप काफ़ी हाई जाने वाली है। कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसलिए एक भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा ये मतलब एक रिज़ल्ट को रिज़ल्ट को क्लियर करने और ना करने में एक बहुत बड़ा निर्णय निभा सकता है। क्योंकि ये एक भी क्वेश्चन अगर जाता है, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक भी क्वेश्चन अगर जाता है तो हो सकता है कि 1 मार्क्स के लिए आपका कट ऑफ ना क्लियर हो। इसलिए हमने पूरा डिटेल से किया है। इससे पहले भी हिस्ट्री जितना है उसमें पार्ट वाइज किया है, माइंड मैप बना दिया ताकि आसानी से याद हो, या लास्ट टाइम पे एक दिन में भी आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा हिस्ट्री को। वो भी कितना टोटल हमने एक टोटल वीडियो जो बनाया कम से कम 20 मिनट से नीचे ही सब बनाया, तो 4 या 5 मतलब 1 घंटा में आप पूरा हिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। और ये वीडियो कम से कम आप आधा घंटा में देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके, तो 2.5 घंटा में आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? अब ये जो है कौन थे देख लेते हैं। वागदेव सिंह, प्रताप धवल, दूसरा फनी मुकुट राय, ये हंसराज देव। तो इसका होगा हंसराज देव। ठीक है, अब ये जो सॉरी इसका जो है वागदेव सिंह होगा, सॉरी ये होगा, इसका जो है वागदेव सिंह जो होगा यहाँ रामगढ़ के संस्थापक थे। वागदेव सिंह जो है ये 1368 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ राज्य की स्थापना वागदेव सिंह ने करवाया। ठीक है, इससे पहले वे अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी के राजा में सेवा में थे। वागदेव सिंह ने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछता है कि जो रामगढ़ का स्थापना किसने किया, तो उसका होगा आपका सबसे पहले वागदेव सिंह। ठीक है, वागदेव सिंह। उसके बाद उसने कहाँ पर राजधानी बनाया? राजधानी बनाया सीसिया को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब याद कर लीजिएगा जितना भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मध्यकाल में, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में चेरों ने किन्हें अपदस्थ करके सत्ता हासिल कर ली थी? इससे पहले हमने देखा, ये क्वेश्चन पहले रिपीट कर लिया है, पहले देख लिया था। इसे इन्फॉर्मेशन जो है रक्षेल जो थे, रक्षेल को उन्होंने बाद में चेरों ने पराजित कर दिया। ठीक है, ये रक्षेल कहाँ के थे? ये रक्षेल पलामू के थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मध्यकालीन काल में छोटा नागपुर में कई आदिवासी का राज्य का गठन हुआ, जिसमें पलामू की चेरो जनजाति का संबंध था। प्रमुख यहाँ पे कुछ प्रिंट है दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये संबंध राज्य प्रमुख थे। चेरों ने रक्षेलों को उखाड़ फेंककर पलामू में अपनी शक्ति स्थापित किया। ठीक है, रक्षेल कहाँ के थे? ये पलामू के थे। चेरों ने उनको वहाँ पे हरा करके वहाँ पे अपना शक्ति का स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग क्षेत्र में सदगांव को अपनी राजधानी किसने बनवाया? तो इसमें जो हजारीबाग क्षेत्र है इसमें किसने बनाया? यहाँ पे होगा ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है वहाँ पे। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक छोटा नागपुर में हजारीबाग पर अपना हमला किया और सदगांव के आसपास एक बड़े इलाके को कब्जा कर लिया। ये हमने पहले ही पढ़ा है, आपको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों। हिस्ट्री जो कवर किया उसमें ये चीज़ को हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में किया है। ठीक है, वहाँ पे कब्जा कर लिया था उन्होंने।
विजय प्राप्त किया, क्षेत्र पर शासन किया और इस क्षेत्र के लिए सतगावा को अपनी राजधानी बनवाया। ठीक है, वहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि इसलिए मैं पिछला वीडियो देखने के बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसमें एक कहानी की तरह दिया हुआ है पूरा इन्फॉर्मेशन, एक के साथ एक दूसरा रिलेटेड है सारे इन्फॉर्मेशन, तो हमारे माइंड में बैठ जाता है। अगर वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिखते ही हमारा माइंड क्लिक करेगा कि हाँ ये ऑप्शन ऐसा था क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा था। ठीक है, इसलिए ये जो सतगावा को जीता था, सतगावा को अपना राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकबर ने किसके नेतृत्व में कोकरा, मतलब झारखंड को कोकरा कहता था, हमने पहले देख लिया, कोकरा नागवंशी शासक के खिलाफ भेजा। ठीक है, किसने भेजा, अब ये देख लीजिए कौन सा है, पहला सावाज है, दूसरा मुनीम खान है, तीसरा मान सिंह है, दूसरा लास्ट ऑप्शन है खवास खान। तो इसका जो आंसर है ये है सावाज। ठीक है, ये जो सावाज है, बिहार और बंगाल के विजय के बाद, बिहार के बंगाल के विजय के बाद जो अकबर ने अपने जो शहबाज खान के नेतृत्व में कोकरा में झारखंड के नागवंशी शासक के खिलाफ सेना जीतने के लिए भेजा। ठीक है, इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह, ठीक है, मधुकरण शाह है इनका नाम। ठीक है, ये मधुकरण शाह हार गए और उन्होंने अकबर की जो है ये बात स्वीकार कर ली, उन्होंने कर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शेर शाह ने किसके नेतृत्व में पलामू के राजा महारत चेरो के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा था। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन है पहले देख लेते हैं, इब्राहिम खां, ख्वाइज खां, मान सिंह और शहबाज खां। अब इसका जो आंसर है वो आंसर देखते हैं, ये आंसर जो इसका है इसका होगा ख्वाइज खां। ठीक है, ख्वाइज खां को 1538 ईस्वी में ये गलत आ गया दोस्तों, शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के खिलाफ अपने जनरल ख्वाइज खां को सिपाही के रूप में भेजा, अभियान के लिए भेजा। ये यहाँ पे गलत गया है। शेर शाह ने इस अभियान के लिए अब्बास खां सरवानी की किताब तारीख शाही और तारीख शेर शाही में वर्णित किया है। ठीक है, ये कौन कौन से बुक में दिया है, तारीख शाही और तारीख शेर शाही में यहाँ पे वर्णित किया है। ठीक है, किसके में, ख्वाइज खां को भेजा था, शेर खां ने भेजा था उसको, किसके, पलामू के राजा कौन थे, महारत चेरो। ठीक है, अब ये सब इतना भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सारा पूछ सकता है कि ऐसा बोला कि अगर शेर शाह जो अपने पलामू में जो अपना आक्रमण किया था उसमें किस में मेंशन है, किस बुक में ये दिया हुआ है, किस बुक में ये उल्लेख है, तो होगा तारीख शाही और तारीख शेर शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मान सिंह ने बंगाल और बिहार की राजधानी किसको बनाया था, ये आपको देख लीजिए, ये मान सिंह किसको बनाया था, सबसे ऑप्शन है कोल्हन, पोरहाट, सिंहभूम, राजमहल। ये जो है इसने जो राजमहल को बनाया था। ठीक है, राजमहल को अपना मान सिंह ने बनाया था। जो मान सिंह थे वो अकबर मुगल शाही के सेनापति के ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनवाया। ठीक है, ये अकबर का जो मान सिंह था, अकबर के काल में सबसे पहले यहाँ पे कर देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वहाँ पहले हमने देखा अपना हिस्ट्री पार्ट में, और जो उनको अपना उनका स्वामित्व स्वीकार कर लिया था, तब उन्होंने अपने सेनापति को यहाँ पे भेज करके राजमहल और बंगाल के बिहार की राजधानी बनवाई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जहांगीर के समय खोखरा का नागवंशी शासक कौन था। ठीक है, खोखरा का नागवंशी शासक कौन था, तो इसका आंसर होगा ये होगा दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल का हमने उसमें पूरा कहानी पढ़ा था, दुर्जन साल को किस तरह वहाँ कैद किया गया था, कहाँ रखा गया था। दुर्जन साल एक हीरे के बहुत अच्छा पारखी माने जाते थे, उनको हीरा का अच्छा नॉलेज था, वो हीरा के बारे में जानते थे कौन सा सही है या क्वालिटी कैसा हीरो का ये मान सकते थे। फिर ये क्वालिटी देख करके ये गुण उन्हें अपने जो बंदी जीवन था उससे वहाँ मुक्ति दिलाया। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड हमने वहाँ हिस्ट्री सेक्शन में किया है। ठीक है, तो वो करने के बाद हमें जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो ये होगा शेर शाह के समय कौन था, ये दुर्जन साल था। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1615 से 1616 ईस्वी में तुजु के जहांगीरी के अनुसार, तुजु के जहांगीरी में इसका मेंशन है। ठीक है, क्योंकि तुजु के जहांगीरी में ये भी मेंशन है कि शंख नदी जो है झारखंड में, इसमें हीरे पाए जाने की बात भी तुजु के जहांगीरी में दिया हुआ है। ठीक है, जहांगीर के जनरल जो इब्राहिम शाह है वो खोखरा पर हमला कर नागवंशी शासक दुर्जन साल को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। उन्होंने क्यों कैद किया था ये हमने वहाँ पे कवर किया हिस्ट्री सेक्शन में, क्योंकि इन्होंने उनको कर देना मतलब बंद कर दिया था।
तब ये जो जहांगीर जो थे, जहांगीर ने अपना जनरल को इब्राहिम शाह को भेजा, तो यहाँ पे शासन पे हमला किया और फिर इनको वहाँ से ले गया, शाही दरबार में पेश किया, फिर उसको ग्वालियर के किले में रखा था। 12 साल का सज़ा सुनाया था, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं, दुर्जन साल ने जहांगीर को वार्षिक कर के रूप में कितना राशि स्वीकार किया। ठीक है, इसको हमने वहाँ भी किया था दोस्तों, अगर आपने देखा भी होगा तो आपको तुरंत याद आ गया होगा, ये 6000 होगा। ठीक है, दुर्जन साल ने वार्षिक 6000 दिया, 6000 रुपये। नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर 12 साल तक ग्वालियर के कैद रखा। हालांकि ये 12 साल नहीं रखा था, फिर उसको बहुत जल्दी छोड़ दिया गया था। क्योंकि उनके किस गुण के लिए छोड़ दिया गया था, ये अगर क्वेश्चन में आता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे हीरे जो होते हैं ना, हीरे की वो बहुत अच्छा पारखी थे, मतलब हीरे की समझ उसको अच्छी थी। ठीक है, और ये जहांगीर हीरे की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते थे। जब उनको पता चला कि दुर्जन साल हीरे के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, तब उनको बुलाया अपने राज दरबार पे, और जब उन्होंने उस हीरे का क्वालिटी का जो सत्यापन किया, जांच किया, तब पता चला कि हाँ इनका गुण अच्छा है, तो फिर उनका व्यवहार देख करके उनको छोड़ दिया गया, फिर अपने राज्य में उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये सब हमने वहाँ पे किया है हिस्ट्री सेक्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर अभी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 6000 के रूप में सालाना टैक्स चुकाने के एवज में जेल से रिहा कर दिया गया और उसमें शाह का टाइटल दिया गया। ठीक है, शाह का टाइटल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस नदी में मुगल काल में हीरे मिलने की उल्लेख है। अभी हमने डिस्कस किया पहले ऊपर, और हमने पहले भी जो हिस्ट्री सेक्शन कवर किया है उसमें भी ये वहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ये होगा शंख नदी। शंख नदी में हीरे पाने की मुगल काल में ये बात कही गई है। तुजुकी जहांगीरी जो है, तुजुकी जहांगीरी कितना में 1615 से 1616 ईस्वी के अनुसार जो जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने झारखंड पे कोकरा पर आक्रमण किया और शंख नदी पर कब्जा कर लिया। शंख नदी उस समय हीरे के लिए प्रसिद्ध थी। इस आक्रमण के साथ राजा दुर्जन साल हीरे के सबसे बड़े पारखी थे, हमने पहले कहा इससे पहले भी, और वो ग्वालियर में कैद थे। इसके बाद शाहजहाँ ने उसे 1000 मनसबदारी सौंपा। ठीक है, ये मनसबदार जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले कि अकबर ने स्थापित किया था, और ये जब जहांगीर ने जब उसको छोड़ दिया गया था तो मुगल के साथ इनका अच्छा संबंध बन गए थे। फिर जब शाहजहाँ आए तब उनको 1000 मनसबदार भी कहता है, 1000 मनसबदार उनको बना दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641 और 1642 में मुगल सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन क्या है, दाऊद खां, मान सिंह, शाइस्ता खान और इब्राहिम खान। तो इसका आंसर जो होगा ये शाइस्ता खान होगा। ठीक है, शाइस्ता खान। शाहजहाँ के काल में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय थे। ठीक है, प्रताप राय जो थे शाहजहाँ के समय में, ये अगर पूछ सकता कि ये शाहजहाँ के समकालीन कौन से पलामू में कौन से राजा थे, तो होगा राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641 से 1642 में इनमें सैन्य अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खान ने किया। चेरो राजा प्रताप राय मुगल के ये होता है कि स्वामित्व सुजरनिटी है। ठीक है, स्वामित्व स्वीकार किया और बदले में शाहजहाँ ने उसे 1000 का मनसबदार दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ फास्ट में, क्योंकि टाइम हमारे पास अब ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अब तो 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 19 को कर दिया गया, तो लगभग अभी 18 दिन के आसपास बचा हुआ है हमारे पास। इसीलिए हम जल्दी पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और ये सब कुछ ठीक रहा तो हम आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे और एग्ज़ाम प्रीलिम्स हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेज ने पहले झारखंड में किस तरफ से प्रवेश किया। किस तरफ से किया, सिंहभूम से किया, राजमहल से किया, पलामू से किया, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से किया, ये जो अंग्रेज ने किया था ये सिंहभूम से किया था। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पहले सिंहभूम से हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र पे ढालभूम, सिंह राजाओं के पोरहट और हो जनजाति के कोल्हान राज्यों के विशेष महत्व था। कहाँ से घुसे थे वो लोग, पहले सिंहभूम से आए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये ढाल विद्रोह कब हुआ था। ढाल विद्रोह अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो ये हुआ था 1767 में हुआ है। ठीक है, 1767 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ था, जिसे ढाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, ये ढाल विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। नाम से जाना जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था। ठीक है, ये जगन्नाथ ने किया था। अगर वो क्वेश्चन पूछ दे कि ढाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका आंसर होगा आपका जगन्नाथ ने किया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसमें और आगे देखते हैं। इसमें यह विद्रोह 10 साल मतलब 1767 से 1777 तक चला।
ठीक है। और अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल, यहाँ ढाल होगा, जगन्नाथ ढाल को फिर से ढाल भूमि का राजा के रूप में स्वीकार करने के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर से ये जो जगन्नाथ ढाल जो थे उनको फिर से वहाँ का राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड क्षेत्र पहली बार अंग्रेज के अधीन चला गया। कब गया झारखंड क्षेत्र पहली बार अंग्रेज के क्षेत्र में? कब गया? ये 1765 में गया। क्यों 1765 में गया दोस्तों? क्योंकि इसको आपको पता है, इससे पहले जो 1764 में बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई हुई थी, आप सबको पता ही है। इसमें हम लोग जो हिस्ट्री सेक्शन में उसको पूरा अच्छी तरह से कवर किया है। तो उसके बाद जो है यहाँ जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल का जो ये जो राइट जो है दीवानी राइट इनको मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक आलम शाह द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मिली। और इस टाइम जो था ये सब, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये साथ में मिली हुई थे, ठीक है। वर्तमान में झारखंड तब बिहार का हिस्सा था, ये तब बिहार का हिस्सा था, इसलिए झारखंड क्षेत्र भी अंग्रेज के अधीन में चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मेदिनी राय नहीं होगा, मेदिनी राय शासक थे। कहाँ के थे शासक? अगर आपने पढ़ा होगा तो मेदिनी राय जो शासक थे ये थे पलामू के शासक। यहाँ पे देख लीजिए, पलामू के शासक, पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। ये औरंगजेब के समकालीन थे। कब? ये 1658 में। 1658 में भी ये मेदिनी राय बने और 1658 में भी औरंगजेब बना, ठीक है, दोनों बना। 1657 से लेकर 58 से लेकर 1707 तक औरंगजेब था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब ने पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर किसे भेजा? इसका देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, इब्राहिम खान, ख्वाइस खान और दाऊद खान। तो इसका आंसर जो होगा हमने देख लिया, इसका जो आंसर है ये दाऊद खान है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान चेरो शासक मेदिनी राय के करों को भुगतान करना बंद कर दिया था। जब ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी जब आपस में लड़ाई कर रहे थे, तब इस समय का फ़ायदा उठा करके मेदिनी राय ने वहाँ पे सोचा कि अब ये मुग़ल कमज़ोर हो गए हैं, अब इनको कर देना कोई ज़रूरी नहीं है, तब उन्होंने कर देना बंद कर दिया। इसलिए फिर औरंगजेब ने दाऊद खां को यहाँ सैन्य अभियान के लिए भेजा और दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति पलामू के किले में के अंदर एक कौन बनाया, एक मस्जिद बनाया। ये वाला हमने वहाँ भी पढ़ा था, अगर आपको याद है दोस्तों, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह ये युद्ध हुआ था, कहाँ पे गए थे। और दाऊद खान जो थे वहाँ से किले बनाए थे और वहाँ से एक दरवाज़ा भी उठा करके ले गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जिनके शासनकाल के दौरान विदेशी यात्रियों वर्नियर और ट्रेवेनियर के खुखरा पे पाए जाने की चर्चा है, वो कौन है? वो है जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे ये दोनों आए थे, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान वर्नियर और ट्रेवेनियर के नाम के विदेशी यात्री खुखरा पे पाए जाने वाले हीरे पर चर्चा की है, ठीक है। ये हीरे पर, क्योंकि इनका मुगल का इंटरेस्ट हीरे में काफ़ी था, इस एरिया में पाया जाता था। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ये शंख नदी में पाया जाता था। पूरा एक एक शब्द हमें याद कर लेना है पूरा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी खुखरा से दोईसा बनाया था? इसका हम आपने अगर वो पढ़ा होगा, वो देखा होगा वो वीडियो, उसमें हमने इसको भी डिटेल में बताया पूरा। किसने बताया था? इसने दुर्जनशाल ने कर दिया, ठीक है। दुर्जनशाल जब वहाँ से छूटे तब उन्होंने वहाँ पे कर लिया, अपना जो राजधानी थे वो चेंज कर लिया। झारखंड क्षेत्र में मुगलों की पकड़ शाहजहां के शासनकाल से मजबूत हो रही थी। मुगल छोटा नागपुर, खास और पलामू में ये ज़्यादा हो रहा था, इसलिए नागवंशी शासक दुर्जनशाल ने अपनी राजधानी खुखरा की जगह दोईसा में कर दिया। क्योंकि ये खुखरा जो दोईसा जो बहुत सेफ माना जाता था, इसके लिए ये बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ से बाहर से कोई अटैक का संभावना बहुत कम था, क्योंकि ये बहुत सेफ था। क्यों? इसका स्ट्रक्चर इस तरह था, क्योंकि 3 तरफ ये पहाड़ी से घिरा हुआ था, ये दोईसा होगा, 3 तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था और एक तरफ दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे सेफ प्लेस को यहाँ पे मिल गया और उन्होंने एक बहुत अच्छा महल बनाया, उनका नाम है नवरत्नगढ़, ठीक है। नवरत्नगढ़ का महल बनवाया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि नवरत्नगढ़ का महल किसने बनाया, तो उसका होगा दुर्जनशाल। अगर ये पूछता है कि किसने अपना खुखरा से दोईसा अपना राजधानी चेंज कर लिया, तो उसका भी होगा दुर्जनशाल। एक एक फैक्ट जो है सब याद हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो एक बार देख लीजिए, दूसरे बार स्पीड बढ़ा करके दूसरा बार देख लीजिए, तो आपको वो पूरा रिविज़न हो जाएगा और आपको पूरा जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, वो या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है, या जो जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो व्याख्या दिया हुआ है, स्पष्टीकरण, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, 26, महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए थे?
महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए थे पहली बार? ये पहली बार आए थे 1925 में, ठीक है। महात्मा गांधी 1925 ईस्वी में पहली बार। और उसके बाद फिर किसके अनुरोध पर आए थे? ये CF एंड्रयूज़। ये सब नाम याद रखिएगा दोस्तों। हो सकता है कि ये थोड़ा अंग्रेज नाम है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में रहे तो लगेगा नहीं ये अंग्रेज नहीं हो सकता है, लेकिन इनके कहने पे ये आए थे। और गांधी जी ने JRD टाटा जो थे टाटा कंपनी के पहले मालिक, उन्होंने ये भव्य स्वागत किया था। गांधी जी से बातचीत के बाद टाटा कंपनी ने ट्रेड यूनियन को मान्यता दी। 8 अगस्त 1925 को गांधी जी के सम्मान में इंडियन एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर द्वारा 5,000 रुपये का भोज का आयोजन जमशेदपुर की बैठक में देशबंधु मेमोरियल फंड से गांधी जी को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया गया? झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया गया? इसको हमने देखा है पहले ही। ये जो है 16 नवंबर 1930 को मनाया गया है। इसके पीछे में थोड़ा देख लेते हैं बैकग्राउंड। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 6 अप्रैल 1930 में जब नमक कानून को तोड़ने की प्रक्रिया उनके 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुई, तो 13 अप्रैल को भी झारखंड में करीब 200 लोगों ने 50 से अधिक स्थानों पर नमक बनाया। नमक सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व झारखंड में कृष्ण वल्लभ सहाय कर रहे थे। ये एक हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन का हजारीबाग में कौन नेतृत्व कर रहे थे, उसका आंसर होगा ये कृष्ण वल्लभ सहाय। पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा। पलामू में कौन कर रहे थे? ये चंद्रिका प्रसाद वर्मा। ये एक जगह को याद कर लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके जो मिलाने वाला क्वेश्चन होता है, इधर एक नाम दिया जा हो और यहाँ पे जगह नाम हो, तो वो आपको मिलाने वाला क्वेश्चन अगर रहे तो इससे आपको वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जमशेदपुर में कौन कर सकते थे, कर रहे थे? ये नानी गोपाल कर रहे थे, ठीक है, नानी गोपाल मुखर्जी। 3 मई को रांची बार एसोसिएशन ने विदेशी सामान देने और खादी के कपड़ों के पहले संकल्प लिया, पहनने का संकल्प लिया, ठीक है। और ये होगा, और ये सितंबर माह में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया और रांची में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये था इसके बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन। इसमें कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकता है, ये सब याद रख लीजिएगा। ये जो हमने बताया जगह और कौन नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पे कब मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अब ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में हुआ था। ये रामगढ़ होगा इसका आंसर। इसके पीछे भी थोड़ा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड में हुआ। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में पूछ सकता है क्योंकि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन जो है झारखंड से रिलेटेड रहेगा। और पेपर 1 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि INC का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ है, तो उसका आंसर होगा 1940, ठीक है। ये व्याख्या में हमारे 2-3 क्वेश्चन, हर व्याख्या में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी से लगभग आपका क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। इसका आयोजन तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ में किया गया, ठीक है। ये रामगढ़ कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में, वहाँ पे गया। इनका कौन किया था अध्यक्षता? इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इस सत्र की अध्यक्षता। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हर साल इसमें रहता है, INC से रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, रामगढ़ सत्र में सत्याग्रह को किसने मंजूरी दी थी? किसने दी थी? इसका आंसर होगा आचार्य JB कृपलानी ने दी थी। यहाँ पे देख लेता हूँ। रामगढ़ सत्र में पारित एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह था, ठीक है। एकमात्र प्रस्ताव यहाँ पे सत्याग्रह पास हुआ था, इसको आचार्य JB कृपलानी ने मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, 17 अगस्त 1942 विज्ञापन पर झारखंड के किस शहर पे एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो कौन सा निकाला गया था? ये है रांची में। देख लेते हैं इनका। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से किया। 17 अगस्त 1942 को रांची शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस को तितर बितर करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया। रांची जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष शिव नारायण मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। किनको गिरफ्तार किया? ये याद रखिएगा, शिव नारायण मोदी को कर लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 31, रामगढ़ अधिवेशन स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार किसके नाम पे रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो है बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया था यहाँ का प्रवेश द्वार। ये अब जो थे यहाँ पे प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 32, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
ये क्वेश्चन है सबसे पहले। यहाँ पे तो है कि कब की थी, किसने की थी, इनका नाम है ये जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और कब किया था, ये 1940 में किया था। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के आगे 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यहाँ पे छूट गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ के अखिल भारतीय समझौते के विरुद्ध का सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। उनका जो अखिल भारतीय जो समझौता था उसके विरोध में किया गया, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ पे हुआ, रामगढ़ के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और सहजानंद सरस्वती ने सम्मेलन के स्वागतकारिणी के अध्यक्ष के रूप में रखा गया, ठीक है। ये सहजानंद सरस्वती, ये नाम याद रखिएगा इनका। वहाँ पे जो सबको वेलकम करने के लिए और स्वागत करने के लिए उनको रखा गया था, अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, संभावना है, क्योंकि ये झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका होगा सरस्वती देवी, ठीक है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व श्री सरस्वती देवी ने किया था। सरस्वती देवी यहाँ उग्र लोगों के यूरोपियन क्लब और पोस्ट ऑफिस का दरबार आदि को तोड़फोड़ की, ठीक है। इन्होंने किया, ये सरस्वती देवी के नेतृत्व में किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ये संथाल परगना में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, इसका श्रीमती शैलवाला राय ने दिया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो झारखंड की महिलाएं भी खुद को इससे दूर नहीं रख सकी, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ये पेपर 1 के लिए कि 6 अप्रैल 1930 पे ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब संथाल परगना में श्रीमती शैलवाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे। मेदिनी राय किसके थे, ये होगा औरंगजेब, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल कब से था, ये 1658, और ठीक इसी टाइम पे औरंगजेब भी आए थे, गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। ये 58 से लेकर के 1674 तक था। मुगल शासक औरंगजेब भी कितना में 1658 ईस्वी में ही मुगल बादशाह बने रहे, और कब तक, 1717 तक बने रहे। इसमें ये दाऊद खान को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भेजा था। इसने हमने पहले देख लिया है, पहले क्वेश्चन से पूछा गया था कि औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो ये इसका आंसर था दाऊद खान, ठीक है। और इनके पुराने किला पे एक मस्जिद भी बनवाया था, वो हमने इन्फॉर्मेशन सारा ऊपर में देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, दुर्जनशाल एक समकालीन था जो मुगल सम्राट का था। कौन सा मुगल सम्राट का समकालीन था दुर्जनशाल, इसका हमने कितना अभी तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इन्फॉर्मेशन भी देखा। ये जहांगीर के समकालीन था, इनको कैद भी कर लिया गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया है, ठीक। ये 1615 से 1616 ईस्वी से था। ये जहांगीर ने उनका जनरल जो थे वो इब्राहिम खान ने तत्कालीन नागवंश जो दुर्जनशाल पर हमला किया, और फिर उनको 12 वर्ष का सज़ा सुनाई। उसको कहाँ पे रखा गया था, वहाँ पे ग्वालियर के किला पे रखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, ये चेरो राजा प्रताप राय ने उसे परातंत्र कर स्वीकार किया जो मुगल बादशाह ने किया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, लेकिन ये होगा कि प्रताप राय ने कि किसका जो सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ता हूँ इसको। ये क्वेश्चन हमें कुछ गलत क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1641 से 1642 ईस्वी में शासन किया, और ये किसके नेतृत्व में राय के, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें छोड़ देते हैं पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसमें कुछ गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत है अभी, फिर बाद में हो सके तो देख लेते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। शेर शाह ने पलामू नरेश महारथ चेरो के खिलाफ सैन्य अभियान कब चलाया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेर शाह ने कब किया था, ये 1540 में किया था, ठीक है। ये 1538 ईस्वी में शेर शाह ने चेरो के खिलाफ अपने जनरल ख्वालिद खां के नेतृत्व में अभियान किया था, ठीक है।
तो सॉरी दोस्तों, ये 38 होगा, 1538 होगा यहाँ पे, ये 1538 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 39, चेरो शासक महारत के खिलाफ शेरशाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये था, एक श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। ये बहुत ही रोचक तथ्य है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पर इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखिए, श्याम सुंदर नामक हाथी का प्राप्त करना था। ये चेरो के खिलाफ, महारत चेरो के खिलाफ ये मुख्य उद्देश्य था, हाथी का लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पलामू के चेरो शासक के खिलाफ शेरशाह के सैन्य अभियान के बारे में हमें किस किताब से मिलती है? इसका हमने ऊपर में देख लिया दोस्तों, इसका इन्फॉर्मेशन जो है ये तारीख़ शाही और तारीख़ शेरशाही दोनों से मिलती है, हमने ऊपर में इसका पूरा डिटेल में देखा है। अब ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41, सुतियांबे किस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? किसकी थी? इसका जो आंसर होगा ये है छोटा नागपुर के नागवंश के सुतियांबे फर्स्ट थी। ठीक है। ये फनी मुकुट राय जो है नागवंश का संस्थापक माने जाते हैं, फनी मुकुट राय, याद रखिएगा नाम। उन्होंने अपनी राजधानी छोटा नागपुर स्थित सुतियांबे को बनाया था। यहाँ एक सूर्य मंदिर भी फनी मुकुट राय ने बनवाया, ये याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिरिडीह में है। यहाँ पे एक पहाड़ी भी पाई जाती है, वो सबसे ऊंचा है, उसका 1365 याद रख लीजिएगा दोस्तों, उसकी ऊंचाई है। यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में जो पार्श्वनाथ स्थित है पहाड़ी, तो ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये 23वें तीर्थंकर यहाँ पे हमको किसका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कब हुई थी? 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड के छोटा नागपुर के सुतिया नागखंड नाम किसने स्थापना की थी? इनका जो है किसने स्थापना की थी? इसका आंसर होगा सूतना पाहन ने किया था। ठीक है। सुतिया नागखंड का स्थापना सूतना पाहन ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र का सूतना पाहन नामक एक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडा जनजाति, किन्होंने किया था? मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड का यहाँ पे स्थापना करवाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ये जो है ये सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ में विभाजित थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह याद रख लीजिएगा। ये जो है ये 7 राज्य में विभाजित थे, सुतिया नागखंड 7 राज्य में। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोहगढ़ जो अभी लोहरदगा कहते हैं, हजारीबाग, पलामू, मानभूम जो अभी धनबाद क्षेत्र है, और ये सिंहभूम, कैसलगढ़ और सरगुजा थे। ये 7 थी, ये सातों का सातों आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। हो सकता है कि ऑप्शन दे दे 3-4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा नहीं था 7 में से, तो आपको वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, नागवंश के किस राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? ये देख लीजिए, जो थे ये थे प्रताप राय। ठीक है। प्रताप राय ने फनी मुकुट राय के छोटे नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना किया था। उनका स्थापना करने वाला कौन थे? फनी मुकुट राय, हमने ऊपर देखा है, और उन्होंने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। लेकिन जो चौथे नागवंशी राजा जो आए थे वो प्रताप राय थे, जिन्होंने अपना स्वर्ण रेखा नदी के तट पर चूटिया को अपनी राजधानी बनाया था। किनके तट पर? स्वर्ण रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित तुगलक शासकों में किसने छोटा नागपुर पर हमला किया? ये होगा गियासुद्दीन होगा दोस्तों, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये गियासुद्दीन है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपरत सभी, ये सभी ने यहाँ पे हमला किया था। इसका देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश शासक गियासुद्दीन तुगलक और छोटे नागपुर को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके आक्रमण को तत्कालीन नागवंशी राजा ने क्या किया? वहाँ पे उनको नाकाम कर दिया। अगला देखते हैं, अगला इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी सेना यहाँ पे हजारीबाग तक पहुँच गए थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक तो उनका देखा ही अभी हमने, बहुत बड़ा इलाके पे कब्जा कर लिया था उन्होंने। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, छोटा नागपुर पर हमला करने वाला मालिक बया किस शासन के कमांडर थे? किनके थे? ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक के मालिक बिन बया थे। ठीक है। ये
1340 में तुगलक राजवंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक हजारीबाग के अपने सेना के साथ पहुंच गए हजारीबाग तक। उनके कमांडर जो थे मालिक बया ने संथाल प्रधानों को पराजित कर लिया था और बीघा एक जगह का नाम है, बीघा के किले पर कब्जा भी कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ये अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर सैन्य हमले की मुख्य वजह क्या थी? इनका मुख्य वजह जो थी ये अफगान विद्रोही थी। ठीक है, हालांकि ये शंख नदी में हीरे पाए जाने में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन मुख्य रूप से ये अफगान विद्रोही माना जाता है इनका कारण जो था। ठीक है, क्योंकि ये जो अफगानियों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी शरण बना लिया था, क्योंकि ये छुपने के लिए बहुत अच्छा जगह माना जाता था। इस क्षेत्र को मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अपने आप को यहाँ पे मजबूत बनाया जाता था, फिर मुगल पर अटैक किया जाता था। ठीक है, अफगानी भी मुगलों को खूब परेशान कर रहे थे। बादशाह अकबर ने अफगान विद्रोह को दबाने के लिए छोटा नागपुर पर मुगल सल्तनत में विलय करना जरूरी समझा। अब कुछ विद्वानों का यही भी मानना है कि अकबर यहाँ पे इसलिए आकर्षित हुए थे क्योंकि शंख नदी में हीरे मिलते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन उनका मुख्य जो कारण जो था वो अफगान विरोधी ही थे। ठीक है, जो उनके लिए सिरदर्द बने रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ये है 1575 में छोटा नागपुर क्षेत्र के मुगल आक्रमण के नेतृत्व किसने किया? इसे किसने किया? ये होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, इसका देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर छोटा नागपुर क्षेत्र को जीतने के लिए अपने जनरल अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजा। यह कितना 3 मार्च 1575 को हुआ। ठीक है, ये जो भेजा ये आक्रमण इतना का हुआ और मुगल सेना के युद्ध जीता और बिहार और बंगाल भी मुगल शासन के अधीन आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड पर शासन करने वाले नाग वंश के किस शासक ने अपना हक बदलकर अपना ये हक नहीं होगा, ये अपना नाम का शीर्ष बदलकर, ठीक है, अपना नाम बदल लिया था। जो उनका शीर्ष था वो राय से कर्ण कर लिया था। ठीक है, कि उन्होंने अपना नाम बदल करके जो सरनेम होता था तो उनको राय से कर लिया था। इसका आंसर होगा ये भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण हमने देखा था, वो हिस्ट्री सेक्शन जब कवर किए थे उनका पूरा बैकग्राउंड देखा था कौन थे भीमकर्ण। ठीक है, झारखंड में जो सत्तारूढ़ नाग राजवंश के भीम को जो अपने आप उपाधि जो थे ये राय को कर्ण में बदल लिया था। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को चूटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर लिया था, इन्होंने किया था। ये याद रखिएगा, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैपिटल जो है ये राजधानी जो चेंज करते थे किसने किया, तो ये हमें बहुत याद रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसे चेरो शासक के शासनकाल का कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? किसे माना जाता है? ये मेदिनी राय का, उसमें हमने देखा था हिस्ट्री में। ठीक है, बहुत अच्छा से देखा था। ये मेदिनी राय पलामू के चेरो शासक औरंगजेब के समकालीन था। उन्होंने 1658 से 1674 तक अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने राज्य पे क्या कृषि के लिए नए नए तरीके का व्यवस्था करवाया और मेदिनी राय का शासनकाल को कृषि के लिए सतयुग कहा गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि कृषि के लिए सतयुग किस राज्य के शासक में थे तो उसका होगा मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? तो इसका हमने वहाँ पे देखा है क्योंकि हमने जब एंशिएंट वहाँ पर पढ़ रहा था प्राचीन झारखंड, तब उसमें देखा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये ऐत्रेय ब्राह्मण होगा, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। झारखंड आपका पहला बार वहाँ पे मेंशन किया गया है। झारखंड पहला उल्लेख अत्यमान किस नाम से किया गया? वहाँ पुंड या पुंडू नाम से झारखंड का नाम किया गया या व्याख्या किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53, छोटा नागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया? किसने किया? वेंगशांग ने किया, फायान ने किया, टोलेमी ने किया, किसने किया? इसका होगा वेंगशांग ने किया है। देख लेते हैं, वेंगशान जो चीनी यात्री थे, वेंगशान जो छोटा नागपुर के लिए या की लो ना सु फा ला ना, ये जो चाइनीज भाषा है दोस्तों, तो उसमें इन्होंने कर्ण और सुवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रारंभिक मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य छोटा नागपुर को क्या संबोधित किया है? जो प्रारंभिक थे उसमें किसमें किया? ये होगा कालिंद देश ने किया। ठीक है, ये कालीन देश। प्रारंभिक जो है, जो आरंभिक भी कह सकते हैं, आरंभिक और प्रारंभिक मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में छोटा नागपुर को कालिंद देश कहा गया है। जबकि झारखंड क्षेत्र को महाभारत में क्या कहा गया? हमने वहाँ भी देखा है, ये
पुंडरिक होगा, ठीक है, पुंडरिक देश से कहा गया है। और भागवत पुराण में क्या कहा गया, किकट प्रदेश कहा गया। और समुद्रगुप्ता के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया, मुरुंड देश कहा गया। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का नाम मेंशन किसमें क्या क्या कहा गया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, छोटा नागपुर में मानभूम केंद्र था, किनका था, ये हमने उसमें भी देखा था, हिस्ट्री सेक्शन में बहुत अच्छा से देखा था कि जब वहाँ पे धर्म के बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखा था, उसमें था ये जैन धर्म का प्रभाव था छोटा नागपुर, जो अभी प्रेजेंट धनबाद का क्षेत्र माना जाता है। छोटा नागपुर में स्थित मानभूम जैन सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड में स्थित खगड़िया राज्य की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है, किसने करवाई थी, ये हंसराज देव ने करवाई थी। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये खगड़िया राज्य जो है रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस राज्य की 15वीं शताब्दी में कौन, हंसराज देव ने करवाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग क्या हो सकता है, ये मगध मार सकते हैं इसका ऑप्शन, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये अंग होगा, ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना जो है ये अंग के जनपद का हिस्सा था, महाजनपद का हिस्सा था। संथाल परगना प्राचीन काल में इसका हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, रानी सर्वेश्वरी देवी किस विद्रोह से संबंधित है। ये जो है देख लेते हैं, ये कौन से है, ये पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। पहाड़िया जनजाति जो है संथाल परगना क्षेत्र का सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई विद्रोह हुए और इनमें से सबसे व्यापक जो और शक्तिशाली जो था ये 1772 से लेकर 1782 के बीच में पहाड़िया विद्रोह के नाम पे चला, ठीक है। 1781 और 1782 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें पहाड़ियों प्रधान ने रानी का खुलकर समर्थन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, पहाड़ी विद्रोह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ये देख लेते हैं कौन सा विद्रोह हुआ, ये तमाड़ विद्रोह हुआ। कौन से, तमाड़। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति ब्रिटिश कंपनी जमींदारों और गैर आदिवासियों द्वारा शोषण के खिलाफ हुआ। उनके वो जो शोषण होते थे उनके खिलाफ इन्होंने अपना तमाड़ विद्रोह करवाया और इसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह जो थे उनका नेतृत्व करवाया, ठीक है। ये अब ये 1782 में ये शुरू हुआ और ये विद्रोह 1820 तक छिटपुट रूप में जारी रहा, ठीक है। कितना, 1782 से 1820 तक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई। दामिनी कोह की घोषणा कब हुई, ये 1824 में हुई, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़ी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने 1824 में इस क्षेत्र को विजय प्राप्त की और इसको दामिनी कोह कहा, ठीक है। दामिनी कोह नाम दे करके इसको इस पूरा को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र को पूरा सरकारी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 61, 1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। इसे क्या था, ये मुर्गा था, ठीक है। उनका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। देख लेते हैं 1952 में जो हुआ था झारखंड पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। और अगर क्वेश्चन में ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो होगा जयपाल सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 62, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल पर रखा गया था। इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमने इसको देखा था, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री किया था झारखंड का, उसमें देखा था यहाँ पे वो फरार भी हुए थे बाद में। तो ये जो होगा इसका आंसर हजारीबाग होगा। अब ये देखिए 1942 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को कहाँ पे रखा गया, हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा गया। वो 9 नवंबर 1942 को अपने साथी के साथ फरार हो गए, ठीक है। वहाँ से फरार भी हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए, तो उसका होगा हजारीबाग जेल से फरार हुए। कब हुए, 9 नवंबर 1942 को हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड के किस शहर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को घर में नज़रबंद रखा गया। इसको हमने वहाँ पे देखा था मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसका आंसर होगा रांची में रखा गया, ठीक है। काफ़ी लंबे समय के लिए रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड में 1916 से लेकर के 1919 तक घर पे नज़रबंद रखा गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1920 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया।
इसका आंसर होगा डाल्टनगंज। ठीक है, देख लेते हैं ये डाल्टनगंज में क्या 1920 में झारखंड में डाल्टनगंज में, जो अभी कहाँ पे है, ये पलामू जिले के मुख्यालय है, ये बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? CF एंड्रयूज़ ने किया था। किसने किया था? CF एंड्रयूज़ ने किया था। अब डाल्टनगंज का नया नाम अभी क्या है? ये मेदिनीनगर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है साइमन कमीशन किस साल रांची पहुंचा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये जो है 1928 में पहुंचा था। 1928 में साइमन कमीशन रांची पहुंचा था। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जुएल लकड़ा, ये याद रखिए उनके नेता थे, के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अभी तक 65 क्वेश्चन जो है ये झारखंड हिस्ट्री से जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने झारखंड को पूरा 3-4 सीरीज़ में हमने पूरा कंप्लीट किया है। वो सीरीज़ हमने माइंड मैप बना लिया था पूरा झारखंड हिस्ट्री का, ताकि वो हमें आराम से रिवीजन हो सके और आसानी से समझ में आए। उसको कर लिया था। उसको समझने के बाद हमने इसे जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबको कवर किया है। इसी तरह हमने और भी सब्जेक्ट को इस तरह से कवर करना है। और इसमें जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था है, और जितना भी है संथाल शासन व्यवस्था जितना भी है, वो सबको कवर करेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। अब बस उन सब अपडेट के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमने नया अपडेट आएगा तो आपको पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।